हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जो है इंग्लिश ग्रामर का मॉडल को आपने इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो चलो आज हम मॉडल को समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉडल होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मॉडल, सबसे पहले आप ये समझो कि ये मॉडल उस तरह का मॉडल नहीं है जिसमें MODEL होता है। वो मॉडल नमूना हो जाता है, नमूना जैसा हो जाता है। लेकिन ये जो मॉडल होता है इसका स्पेलिंग MODAL होता है, जिसका मतलब होता है मूड को बताना। मॉडल का काम ही यही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट किसी के बारे में, मूड के बारे में बताना कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका मूड क्या है, वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो चलो मॉडल से आपने ये समझा कि मॉडल मूड को बताता है कि कोई दूसरे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को क्या कह रहा है, किस मूड में कह रहा है। तो सब अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। मॉडल जैसे दिया गया है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, मस्ट, ought to, यूज टू, नीड, डेयर को मॉडल कहते हैं, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम मॉडल कहते हैं। तो हम इन सारे चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है सी कैन रन फास्ट। तो यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल है। यू शुड स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश हो जाए, शुड हो जाएगा मॉडल। ही यूज टू गो देयर, यानी यूज टू हो जाएगा मॉडल। मे आई नो योर नेम, मे हो जाएगा मॉडल। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि इसमें मॉडल का यूज़ कैसे कैसे हो रहा है। तो चलो हम आगे देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह मॉडल का क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले आप ये समझो कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिनका यूज़ हम एज अ मेन वर्ब भी करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया नीड एंड डेयर, इनका यूज़ हम एज अ मेन वर्ब भी कर लेते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इसका यूज़ करते हैं। और इसमें ought to दिया गया है और यूज टू। ought to और यूज टू का मतलब ये है कि ought to में हमेशा टू का यूज़ होता है और यूज टू में भी टू लगाया जाता है। ये कंपलसरी होता है, ought के साथ टू लगाया जाता है और यूज़ के साथ टू लगाया जाता है। अब हम आगे देखते क्या है। जैसे कि यहाँ दिया गया है ought to एंड यूज टू को सेमी मॉडल कहते हैं, क्योंकि इनके साथ हमेशा इन्फिनाइट टू का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या दिया गया है। एग्जाम्पल दिया गया है आई नीड यू। तो आप ये बताओ इसमें नीड क्या है। आपको देख के ये लग रहा होगा नीड क्या है ये। यस, ये मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब नीड का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। और ऐसे हम देखो, ऐसे अगर मैं एग्जांपल दूसरा दूँ तो आई नीड नॉट कम टुमारो। तो इसमें क्या हो रहा है, नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा है और टुमारो क्या हो रहा है, एज अ मेन वर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीड को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं। ऐसे डेयर भी होता है, डेयर को एज हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है सी डज नॉट, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सी डज नॉट डेयर टू कम हेयर लेट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये डेयर जो हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। इसमें जो मेन वर्ब हो रहा है कम हेयर, ये इसका मेन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। और ऐसा अगर मैं बोलूँ मेन वर्ब में क्या हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल ये होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं कहूँ कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसमें डेयर क्या हो जाएगा, इसमें डेयर मेन वर्ब हो जाएगा। तो आपने ये समझा कि डेयर एंड नीड, इन मॉडल को हम एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। अब हम कुछ रूल्स वगैरह देखते हैं। इसमें मॉडल का कुछ रूल्स वगैरह होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। रूल 1 कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल का प्रयोग नीड एंड डियर को छोड़कर मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि नीड एंड डेयर को छोड़कर किसी और मॉडल को हम एज अ मेन वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि नीड एंड डेयर को ही हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल वगैरह दिया गया है आई कैन लीव दिस बॉक्स, ये तो कुछ मॉडल के कुछ एग्जांपल है। ही शुड स्टडी मोर, यू नीड मी एग्जांपल, और ये एग्जांपल। ठीक है। तो आपने ये समझा कि नीड एंड डेयर को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है। रूल 2 कहता है अ मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो मॉडल होता है उसमें मोस्टली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया राहुल कैन स्लीप ऑन द फ्लोर। तो स्लीप क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, तो रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वर्ब का।
यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। बिहेव क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का। तो आपने ये देखा कि मॉडल में जो मॉडल के साथ जो यूज़ होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है मोस्टली। अब हम आगे देखते हैं। ये जो लास्ट रूल है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट रूल कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन के साथ सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडल होता है उसको हम एक ही रूप में यूज़ करते हैं, उसको प्लूरल फॉर्म या किसी और फॉर्म में नहीं बदल सकते। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया यू कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पर जो कैन है तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि यू कैन से डू दिस वर्क, यानी कि हम कैन को कैन से नहीं बना सकते, या फिर कैंड या फिर कुछ भी ऐसा नहीं चेंज कर सकते। मॉडल हमेशा एक ही होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल और भी है, यू शुड अंडरस्टैंड हिज फैमिलीज। तो हम शुड को शुड से नहीं बना सकते, या फिर स्टूडेंट या फिर कुछ भी एक्सेट्रा एनीथिंग हम कुछ नहीं बना सकते, ये चेंज नहीं होता है। तो आप इससे ये समझे कि जो मॉडल होता है उसको चेंज नहीं किया जाता, वो सेम रहता है। थर्ड रूल ये कहता है। तो हमने ये मॉडल के कुछ इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। अब हम आगे समझते हैं कि मॉडल में ये सारे चीज़ों को हम आगे समझते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हम समझते हैं आगे। तो चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैन और कुड का प्रयोग कहाँ पर होता है। कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग, सबसे पहले हम कैन का प्रयोग देखते हैं, कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है। कैन का तो हिंदी तो मतलब होता है सकना। हिंदी से तो आप नहीं समझ पाओ, क्योंकि कैन का प्रयोग सिर्फ सकना के रूप में नहीं होता, कैन का प्रयोग और भी कई जगह पे होता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ पर लिखा गया है कैन और कुड। तो सबसे पहले हम कैन को समझते हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है। यहाँ पर जैसे लिखा गया कैन का प्रयोग पावर, शक्ति दिखाने के लिए, कैपेसिटी यानी क्षमता को दिखाने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैन का प्रयोग सिर्फ सकना के रूप में नहीं होता, शक्ति के रूप में नहीं होता। कैन का प्रयोग कैपेसिटी के रूप में भी होता है, पावर के रूप में भी होता है, एबिलिटी के रूप में भी होता है। चलो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है, ही कैन ड्राइव अ कार। मतलब ये क्या है, वो कार चला सकता है। तो वो क्या दिखा रहा है, उसकी शक्ति को दिखा रहा है, उसकी पावर को दिखा रहा है कि वो कार चला सकता है। दूसरा एग्जांपल है, राहुल कैन सिंग वेल। राहुल अच्छा गा सकता है। तो ये क्या है, आप ये एग्जांपल से ही समझो कि इसका क्या हो सकता है। ये एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि राहुल अच्छा गा सकता है तो वो उसकी एबिलिटी को प्रकट किया जा रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट। मैं बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता। तो ये क्या है, उसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है, क्षमता को दिखा रहा है कि वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता है। तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा कि कैन का प्रयोग कैसे पावर के रूप में किया जाता है, कैपेसिटी के रूप में किया जाता है, एबिलिटी के रूप में किया जाता है, ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आई कैन रन फास्ट, आई कैन ईट एप्पल, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन गो नाउ। जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं कैन का। तो आपने देखा कि कैन का प्रयोग सिर्फ पावर के रूप में नहीं दिखाया, शक्ति के रूप में नहीं दिखाया जाता। कैन का प्रयोग और भी कई जगह पे दिखाया जाता है। आप हिंदी के माध्यम से इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि मॉडल में एक वर्ड का प्रयोग सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होता, कई रूपों में होता है। चलो अब आगे देखते हैं कि कैन का प्रयोग और कहाँ पर होता है। जैसे कि आगे दिया गया है, कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप नीचे देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यू कैन ईट एप्पल। आप सेब खा सकते हो। तो ये क्या है, आप किसी को परमिशन दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो कि आप सेब खा सकते हो। यू कैन गो नाउ, आपने कई बार बोला हो यू कैन गो नाउ, आई कैन गो नाउ। ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल आपने दिया होगा। तो ये क्या है, ये परमिशन दिया जा रहा है, किसी को परमिशन दिया जाता है कि यू कैन गो नाउ, यू कैन ईट एप्पल, यू कैन ईट मैंगो एक्सेट्रा वगैरह। थर्ड एग्जाम्पल जैसे यू कैन नॉट पार्क और बाइक हियर, मतलब कि आप यहाँ अपनी मोटरसाइकिल पार्क नहीं कर सकते। आप किसी को परमिशन दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो कि आप वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल को पार्क नहीं कर सकते। तो हमने कैन का दूसरा प्रयोग देखा कि कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी होता है। अब थर्ड प्रयोग इसका देखते क्या है। जैसे कि लिखा गया है कि कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखाने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, वो खबर सच हो सकती है। तो ये क्या है, मतलब वो पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि ये खबर सच हो सकती है। ये नहीं कि खबर सच ही होगी, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो सच हो सकती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कभी वेदर वगैरह ख़राब होता है तो हम बोलते हैं टुडे कैन बी रेन, टुडे कैन बी विंटर, टुडे कैन बी समर। तो ये क्या है, ये हम अपनी पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त कर रहे हैं कि ये हो सकता है।
तो हमने देखा कि कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। और एग्जांपल जैसे कि टुडे द न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, वो खबर सच नहीं भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब कोई भी गलतियाँ कर सकता है। तो ये क्या है, वो पॉसिबिलिटीज़ को बताया जा रहा है कि कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी होता है। तो हमने देखा कि कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के रूप में भी किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कैन का प्रयोग और किस रूप में होता है। कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट, दोस्ताना निवेदन। अब देखो, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी के माध्यम से मॉडल को नहीं समझा जा सकता है। आप तो हिंदी में यही जानते हो ना, कैन का मतलब होता है कि शक्ति को दिखाते हैं, हम कर सकते हैं ये चीज़, ये हो सकता है। लेकिन कैन का प्रयोग सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होता, इसका प्रयोग और भी कई रूपों में होता है। चलो हम आगे देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे एग्जाम्पल है कैन आई कैरी योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ये क्या है, हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट के तौर पर बोल रहे हैं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। जैसे कैन आई टेक योर कार, क्या मैं आपका कार ले सकता हूँ। ऐसे कई सारे एग्जांपल बन जाएंगे। कैन आई टेक योर बैग, कैन आई टेक योर पेंसिल, इरेजर, एक्सेट्रा, एनीथिंग एल्स यू कैन से अबाउट फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैन के बारे में। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो हमने अभी एक बार हम रिकैप कर लेंगे, पहले इसको एक बार ख़त्म करते हैं। एक नोट में एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कैन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ट्रू फॉल्स के रूप में आता है, एक्चुअली आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखो, एबल टू के साथ कैन का प्रयोग नहीं होता है। दोनों क्यों, देखो जैसे कि दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, कैन को और एबल टू को दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता। क्योंकि दोनों क्षमता को प्रकट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा गया आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ये क्या है, मतलब इसमें हमने कैन नॉट भी डाल दिया और एबल टू भी डाल दिया। तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि देखो एबल टू और कैन दोनों क्षमता को प्रकट करता है, इसलिए दोनों के एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। या तो आप एबल टू का प्रयोग कर लो या फिर आप कैन का प्रयोग कर लो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है आई कैन नॉट कम टुमारो, ये सही सेंटेंस है। या फिर ये हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये सेंटेंस है। ये दोनों, तो यहाँ पर एक नोट ये चीज़ है कि एबल टू और कैन दोनों को एक साथ उपयोग नहीं कर सकते। तो अगर एग्जाम में अगर इस तरह का चीज़ आता है, इस तरह का सेंटेंस आता है कि जिसमें एबल टू और कैन दोनों का प्रयोग होता है और पूछा जाता है क्या ये सही है या गलत, मतलब ट्रू फॉल्स के रूप में, तो आप बताना ये फॉल्स है अगर दोनों एक साथ यूज़ होता है। तो कैन का प्रयोग हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर होता है। एक बार रिकैप करते हैं एक बार इसको क्या क्या है। तो हमने देखा कि कैन का प्रयोग पावर के लिए, यानी कि पावर यानी शक्ति, कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी, योग्यता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। हमने ये सब इसका प्रयोग देखा, एग्जाम्पल वगैरह देखा, ये सब एक बार आप देख लेना खुद से भी। फिर आगे नीचे देखते हैं, हमने इसका प्रयोग परमिशन के लिए भी देखा, अनुमति के लिए, जो एग्जाम्पल यू कैन ईट एप्पल, यू कैन गो ना, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। फिर हमने आगे देखा पॉसिबिलिटीज़ के लिए, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे हमने नॉर्मली बोलते ही है टुडे कैन बी रैन, टुडे कैन बी विंटर वगैरह, एनीथिंग एल्स, एग्जाम्पल कई सारे बन सकते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बाकी तो सब चीज़ हो ही जाएगा। फिर एग्जाम्पल वगैरह हमने नीचे देखा, ये सब एग्जाम्पल, पॉसिबिलिटीज़ का एग्जाम्पल ये वगैरह, तो ये सब आप देख लेना। फिर यहाँ पर नीचे हमने कैन का प्रयोग देखा, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, दोस्ताना निवेदन के लिए भी देखा, जिसका एग्जाम्पल हमने ये सब देखा। और फिर हमने आखिरी में एक नोट देखा कि कैन और एबल टू का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। तो ये सारे मॉडल में यूज़ करने वाले चीज़ें हैं जो कैन का होता है। चलो अब हम आगे देखते हैं कुड का प्रयोग में क्या क्या है। सबसे पहले आप ये समझोगे कुड होता क्या है। देखो, कुड कैन का ही पास्ट टेंस होता है। जैसे कैन का मतलब होता है सकना, और कैन का ही जो पास्ट में जो होता है उसी को कुड कहते हैं, यानी कैन का ही पास्ट टेंस होता है कुड। तो चलो हम कुड का प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। कुड का प्रयोग पास्ट पावर, यानी कि भूतकाल की क्षमता, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी को प्रकट करने के लिए कहते हैं। यानी कि देखो, कैन का प्रयोग हमने देखा कि एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी ये सब करने के लिए होता है। तो ये प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट में, और उसी को अगर हम पास्ट में करते हैं तो वो कुड का प्रयोग होता है। तो समझ रहे हो आप, कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। मोस्टली कैन और कुड का प्रयोग एक ही रूप में होता है, बट कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के रूप में होता है। चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि एग्जाम्पल से ईजिली समझा जा सकता है। एक सेकेंड जी। अब देखो आप एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिया गया है आई कुड नॉट कम यस्टरडे,
आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता। तो ये क्या है, मैं पास्ट की क्या दिखाया जा रहा है कि मैं पास्ट की पावर दिखाया जा रहा है कि मैं पहले नहीं आ सकता था, ये पास्ट टेंस है। जैसे एग्जांपल, इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल, बचपन में वो बहुत अच्छी नृत्य कर सकती। तो ये क्या है, ये पास्ट की एबिलिटी को बताया जा रहा है कि मतलब वो बचपन में थी तो वो बहुत अच्छी नृत्य कर सकती थी। तो ये क्या है, पास्ट की एबिलिटी को दिखाया जा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे एग्जांपल बन सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इन हर चाइल्डहुड, सी कुड रन वेरी वेल, सी कुड सिंग वेरी वेल, एक्सेट्रा वगैरह, एनीथिंग एल्स यू कैन गिव एग्जांपल अबाउट कुड। आगे देखते हैं कि कुड का प्रयोग और कहाँ पर होता है। कुड का प्रयोग हम जैसा कि देखा जा रहा है, कुड का प्रयोग भूतकाल की संभावना यानी पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी किया जाता है। हमने पहले ही बताया है, पास्ट की एबिलिटी हो, पास्ट की पॉसिबिलिटी हो, पास्ट की कैपेसिटी हो, उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है कुड का प्रयोग। और इसमें एक रूल होता है जिसमें जैसे कुड के साथ हैव लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसमें एक रूल होता है भूतकाल की संभावना पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाने, जिसमें कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फिर अगला एग्जांपल, जैसे एग्जांपल वगैरह, जैसे इसका एग्जांपल है भूतकाल की संभावना पास्ट पॉसिबिलिटी से, आई कुड हैव आंसर द क्वेश्चंस, मतलब कि मैं सवालों का जवाब दे सकता था। ये क्या है, भूतकाल की संभावना, मतलब वो दे सकता था, उसका मतलब उसमें वो था कि वो सवालों का जवाब दे सकता था। ये क्या है, पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमने ये देखा। फिर अगला है, इसी का एग्जांपल है कि यू कुड हैव डन द वर्क, मतलब आप अकेले काम कर सकते थे, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर कुड का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझो। कुड का प्रयोग वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज़ टेल मी समथिंग, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। ये क्या है, ये प्रेजेंट में होता है। ये एक चीज़ है, ये मतलब ये है कुड का, जिसमें कि प्रेजेंट में यूज़ होता है और ये पोलाइट रिक्वेस्ट में किसी से बोलने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल में, कुड यू प्लीज़ पोस्ट द लेटर्स, क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। ये प्रेजेंट में ही होता है। कुड का एक मतलब ये भी रूप है कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो हमने ये भी देखा, एक बार इसे भी रिकैप करते हैं। जैसे कि हमने देखा, कुड कैन का ही पास्ट टेंस होता है। कुड का प्रयोग पास्ट पावर, भूतकाल की शक्ति, पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। हमने ये सब देखा। फिर जैसे एग्जांपल देखा, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, इन हर चाइल्ड शी कुड डांस, शी कुड डांस वेरी वेल। फिर हमने नीचे देखा, कुड का प्रयोग भूतकाल की संभावना के लिए, इसमें एक रूल होता है, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल वगैरह हमने देखा, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ये सब एग्जांपल देखा। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो एग्जांपल वगैरह तब खुद से बना ही सकते हो, इजीली बन जाएगा। फिर हमने कुड का एक इम्पॉर्टेंट ये भी देखा मॉडल में कि कुड का प्रयोग वर्तमान काल में विनम्र निवेदन यानी कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल, कुड यू प्लीज़ पोस्ट द लेटर्स, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी समथिंग, ये सब एग्जांपल वगैरह। तो हमने कैन और कुड का प्रयोग देख लिया। अब हम आगे चलते हैं और भी मॉडल के बारे में और भी समझते हैं आगे। अब हम मे और माइट को समझते हैं। मे का प्रयोग आपने कई बार किया होगा, क्योंकि मे का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। तो चलो मे का प्रयोग देखते हैं, मे का यूज़ देखते हैं, उसके बाद माइट का देखते हैं। मे निम्न भाव व्यक्त करता है। सबसे पहला जिसमें परमिशन, अनुमति मांगने या देने के लिए। बिल्कुल देखो, मे का यूज़ होता है परमिशन के लिए होता है। सबसे पहला परमिशन के लिए समझते हैं। जैसे आपने बोला होगा, मे आई कम इन, मे आई गो नाउ। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मे आई कम इन, आपने स्कूलों में बहुत बार बोला होगा, मैंने खुद बोला है। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। जैसे सेकंड एग्जांपल है, यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। सर वगैरह बोलते हैं ना स्कूल में, जब वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो सर बोलते हैं यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। फिर थर्ड एग्जांपल है, सी मे टेक दिस बुक, वह इस पुस्तक को ले सकती है। मतलब कि थर्ड एग्जांपल ये हो गया, परमिशन है, मतलब दे रहा है परमिशन कि तुम वो पुस्तक ले सकती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं। सी मे टेक दिस नोटबुक्स, सी मे टेक दिस पेन, एक्सेट्रा वगैरह कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा मे का यूज़ परमिशन के लिए होता है, परमिशन देने या लेने के लिए। तो पहले हमने देख लिया, अब हम दूसरा देखते हैं। सेकेंड है, इसका यूज़
पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। तो दूसरा इसका यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। जैसे एग्जांपल है इट में विंटर टुनाइट, आज ठंडी हो सकती है। तो हम ये क्या है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, संभावना बता रहे कि ये आज हो सकता है ठंडी। तो ये 50-50 होता है मे में कि हाँ ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर सेकेंड एग्जांपल है सी में कम टुमारो, वो कल आ सकती है, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है, सी में कम टुमारो। तो हमने इसका 2 एग्जांपल देखा जिसमें पॉसिबिलिटी हो रहा है, संभावना दिखाया जा रहा है मे का। तो दूसरा हमने देखा मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए होता है। चलो हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है मे का यूज़ विश, इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, देखो कई बार हम ये नहीं बोलते कि मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या है, हम किसी को विश कर रहे हैं, इच्छा दे रहे हैं, मतलब कि हम उसे विश कर रहे हैं कि तुम्हें ऊपर वाला रक्षा करे या फिर तुम लंबे जियो। तो ये क्या हम विश कर रहे हैं, इच्छा दे रहे किसी को कि तुम लंबे जियो या फिर तुम ऊपर वाला तुम्हें सुरक्षित रखे, एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी। तो हमने तीसरा देखा मे का यूज़ विश के लिए होता है, इच्छा देने के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पर भी है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। फिर मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू वगैरह एक्सेट्रा। तो हमने इसका थर्ड यूज़ देखा मे का विश के लिए, इच्छा के लिए। अब हम आगे देखते हैं। इसका फोर्थ यूज़ है कंडीशनल सेंटेंस में। इसको आप थोड़ा समझो। कंडीशनल सेंटेंस में सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में उद्देश्य, पर्पस का बोध होता है। इसमें यह है कि कंडीशनल सेंटेंस में सो दैट में प्रेजेंट के साथ मे का प्रयोग किया जाता है और इसमें कुछ पर्पस होता है, कुछ उद्देश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझो, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में सिक्योर गुड मार्क्स। यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस ही वर्क्स हार्ड, इसमें सो दैट लग गया, सो दैट इसमें सिक्योर गुड मार्क्स, यानी कि पर्पस क्या है इसमें, अच्छा मार्क्स अचीव करना। वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो ये क्या है, इस कंडीशनल सेंटेंस में सो दैट के साथ मे में प्रेजेंट टेंस में इसमें होता है कुछ पर्पस ज़रूर होता है, कुछ उद्देश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर सेकेंड है, वी ईट सो दैट वी मे अलाइव, वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। हम खाते क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या खाने का, कि हम जीवित रह सके और हम स्वस्थ रह सकें। तो हमने सेकंड ये देख लिया। तो इसमें आप ये देखना, सो दैट जब लगता है मे में प्रेजेंट टेंस के साथ कुछ पर्पस का यूज़ ज़रूर होता है, उसमें कुछ पर्पस ज़रूर होता है। तो हमने मे का यूज़ देख लिया, एक बार इसे रिकैप करते हैं, फिर उसके बाद माइट का यूज़ देखते हैं। हमने देखा इसका मे परमिशन के लिए होता है, अनुमति के लिए होता है, मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, शी मे टेक दिस बुक। ये सब एग्जाम्पल आप नॉर्मली इंग्लिश में बोलते ही हो, तो ये आपने देख लिया। फिर सेकेंड देखते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल, हम संभावना व्यक्त करने के लिए भी बोलते हैं मे का। इट में विंटर टुडे, इट में कोल्ड टुडे, समर टुडे एक्सेट्रा, एनीथिंग एल्स यू कैन से अबाउट पॉसिबिलिटी। और सेकेंड एग्जाम्पल, सी में कम टुमारो, वो कल आ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। फिर हमने थर्ड देखा इसका इच्छा के लिए, विश के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू एक्सेट्रा। फिर हमने लास्ट में देखा कंडीशनल सेंटेंस में सो दैट के साथ मे का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में और उसमें कुछ पर्पस जरूर होता है, उद्देश्य होता है। इसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे ही वर्क हार्ड सो दैट ही में सिक्योर गुड मार्क्स, मतलब उसने हार्ड वर्क किया सो उसने इसीलिए उसको गुड मार्क्स मिलेगा, अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ये क्या है, उसका पर्पस क्या है, अच्छा स्कोर अचीव करना। सो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम माइट को समझते हैं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले ये समझो कि माइट क्या होता है। देखो, माइट मे का ही पास्ट टेंस होता है। माइट जो होता है वो मे का ही पास्ट टेंस होता है और इसके निम्न भाव प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि माइट जो होता है वो मे का ही पास्ट टेंस होता है और इसका प्रयोग देखते हैं अब कैसे कैसे होता है। प्रेजेंट या फ्यूचर में संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए। अब देखो, माइट का पहला यूज़ ये है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब एग्जांपल से आप समझो, राहुल इज़ वीक ही माइट पास, मतलब राहुल कमज़ोर है तो वो असफल हो सकता है।
तो मतलब ये है कि देखो राहुल कमज़ोर यानी कि वो पढ़ाई में कमज़ोर होगा तो वो माइट पास, मतलब कि वो मुश्किल है कि वो पास हो सकता है, मतलब कि 50-50 चांस है कि वो पास हो सकता है। तो ये क्या, ये फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है, मतलब राहुल अभी वीक है पढ़ने में तो वो फ्यूचर में फेल हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है फ्यूचर टेंस के लिए। अब सेकंड एग्जांपल है शी माइट कम टुमारो। अब देखो ये भी फ्यूचर टेंस में है, शी माइट कम टुमारो, तो यानी फ्यूचर टेंस में ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो कल आ सकती है। तो ऐसे सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल है द बस माइट बी लेट, तो बस लेट हो सकती है। ये भी देखो ये प्रेजेंट टेंस में बस लेट हो सकती है, यानी कि इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि बस लेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हमने इसका ये देख लिया कि माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब अगला देखते हैं। अब माइट का सेकंड यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन, विनम्र निवेदन को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, अब सेकंड ये देखो इंपॉर्टेंट है ये, माइट आई यूज़ योर पेन। अब हम पोलाइट रिक्वेस्ट में हम क्या बोल रहे हैं, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। और ये प्रेजेंट टेंस में है, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस में माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल, यू माइट स्पीक इन द मीटिंग। अब देखो अब ये परमिशन है, हम अनुमति दे रहे हैं कि तुम मीटिंग में बोल सकते हो। तो हमने ये भी देखा कि माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है और परमिशन के लिए भी किया जाता है। तो इसका हमने सेकंड यूज़ ये देखा। अब थर्ड यूज़ देखते हैं। भूतकाल में कोई पर्पस उद्देश्य व्यक्त करने के लिए। अब देखो भूतकाल क्या होता है आपको पता ही है, पास्ट टेंस में कोई पर्पस होता है उसे व्यक्त करने के लिए हम बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल से आप समझो, अंकित वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, मतलब अंकित ने कड़ी मेहनत किया ताकि वो पास हो सके। तो ये क्या है, ये वो पास्ट टेंस में है, अंकित ने मेहनत किया था और वो पास हो सकता था। अंकित वह पास हो सके, मतलब कि ये देखो एग्जाम्पल है, अंकित ने कड़ी मेहनत किया ताकि वो पास हो सके। तो ये पास्ट टेंस में है और इसका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है कि वो पास हो सके, उद्देश्य है पास होना, ये ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही स्टार्टेड अर्ली, एक सेकेंड, ही स्टार्टेड अर्ली सो दैट ही माइट रीच ऑन टाइम, मतलब कि उसने जल्दी शुरू किया ताकि वह समय पर पहुंच सके। तो ये मतलब कि जल्दी उसने काम शुरू किया होगा और उसका पर्पस क्या था कि समय पर पहुंच सके। तो ये उद्देश्य है पास्ट टेंस में। तो हमने इसका ये भी यूज़ देखा कि पास्ट टेंस में पर्पस को दिखाने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। अब इसका लास्ट एक नोट देख लेते हैं। नोट ये है, इसको आप थोड़ा समझो क्योंकि ये इस तरह का चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में वगैरह में आता है। मे और माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दोनों क्या होता है, दोनों संभावना को व्यक्त करते। देखो अगर आप मे यूज़ करते हो या फिर माइट यूज़ करते हो, तो अगर मे का यूज़ करते हो तो उसके साथ पॉसिबली मत लगाना या फिर लाइकली मत लगाना। अगर आप माइट यूज़ करते हो तो उसके साथ पॉसिबली मत लगाना या फिर लाइकली मत लगाना, क्योंकि देखो इसका ही मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, इसका भी मतलब ये होता है, और इसका भी मतलब वही व्यक्त करने के लिए होता है, और इसका भी मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल से आप समझो, वी मे पॉसिबली कम टुडे। अब देखो ये क्या सेंटेंस सही है, आप बताओ मेरे को, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये गलत है। इसमें मे का भी प्रयोग हो गया और पॉसिबली का भी प्रयोग हो गया, यानी कि दोनों एक साथ यूज़ हो गया। दोनों को एक साथ यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि दोनों संभावना व्यक्त करता है। तो या तो आप मे के साथ मे यूज़ करो या फिर आप पॉसिबली यूज़ करो या फिर लाइकली यूज़ करो, तीनों में से दोनों एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। तो सही सेंटेंस क्या है? सही सेंटेंस ये है, वी मे कम टुडे, मैं आज आ सकता हूँ। तो वी मे कम टुडे, तो ये सही सेंटेंस। अगर वी मे के साथ पॉसिबली लग जाएगा तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, लाइकली लग जाएगा तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आप ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना नोट में कि मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो एक बार इसे भी रिकैप करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मे का हमने देखा, माइट मे का ही पास्ट टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस से संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल वगैरह हमने देखा, ये आप देख लेना एक बार। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप देख लेना। फिर भूतकाल में कोई पर्पस व्यक्त करने के लिए किया जाता है माइट का प्रयोग।
और एंड में हमने ये देखा नोट में कि मे और माइट के साथ पॉसिबली व लाइकली का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि दोनों संभावना व्यक्त करता है। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। तो चलो अब हम अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अब हम वुड एंड शुड को समझते हैं। सबसे पहले हम वुड को समझते हैं कि वुड क्या होता है। वुड विल का पास्ट टेंस है, यानी कि वुड जो होता है वो विल का ही पास्ट टेंस होता है। विल को हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम वुड का यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ पर किया जाता है। वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि वुड का यूज़ हम पास्ट में जो हमारा हैबिट था उसको यूज़ करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब मैं बस से स्कूल जाता था। ये क्या है, ये हमारा पास्ट हैबिट था ना। बचपन में हम स्कूल से बस से स्कूल जाते थे, तो ये हमारा पास्ट का हैबिट था। तो ये इसमें जो एग्जांपल बन रहा है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब मैं बस से स्कूल जाता था। तो ये इसका एग्जांपल ये हमने देखा कि पास्ट हैबिट में दिखाने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, एवरी डे आई वुड गो टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता था, मतलब मैं रोज़ जाता था क्रिकेट खेलने, वो एक पास्ट हैबिट है। ऐसे एग्जांपल और बन जाएगा, एवरी डे आई वुड गो टू प्ले फुटबॉल एक्सेट्रा एनीथिंग। फिर एग्जांपल ऐसे कई सारे बना सकते हैं, जैसे एवरी डे आई वुड गो टू रन इन द पार्क एक्सेट्रा। कुछ भी आप एग्जांपल बना सकते हो, कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना है। अब हम सेकंड देखते हैं कि इसका यूज़ और कहाँ पर होता है। फर्स्ट तो हमने देख लिया कि वुड का यूज़ पास्ट हैबिट के लिए होता है। अब आगे देखते हैं। वुड का प्रयोग विश यानी इच्छा को बताने के लिए, ऑफर प्रस्तावना को बताने के लिए, इनविटेशन यानी आमंत्रण को बताने के लिए, चॉइस प्रेफरेंस यानी पसंदीदा चुनाव यानी पसंदीदा चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देख रहे हो एक वर्ड का यूज़ कितने तरह से किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे यूज़ होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, ही वुड रेदर डाई दैन बैग, मतलब वो भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा। तो ये क्या है, वो उसका चुनाव है, पसंद मतलब वो उसका चुनाव है कि वो मतलब कि वो भीख मांगने के जगह मरना पसंद करेगा। तो वो इसको कह सकते हैं कि वो चुनाव है, या फिर इच्छा भी कह सकते हैं, उसको इच्छा है कि वो भीख मांगने की जगह मरना पसंद करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड प्रेफर टू फेल आई वुड प्रेफर टू फेल देन कॉपी इन द एग्ज़ाम, मतलब कि मैं परीक्षा में नकल करने के बजाय फेल होना पसंद करूंगा। तो ये क्या है, मतलब वो उसका इच्छा है, मतलब वो कह सकते इच्छा भी कह सकते हैं या फिर चॉइस भी कह सकते हैं कि वो मतलब नकल करने के बजाय फेल होना पसंद करेगा। थर्ड एग्जांपल ये, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये तो सिंपल है कि ये उसकी इच्छा है कि वो कुछ कहना चाहता है। तो हमने इस ऐसे एग्जाम्पल देखा कि वुड का यूज़ चॉइस के लिए भी होता है, ऑफर के लिए भी होता है, इन्विटेशन के लिए भी होता है, और ये सब के लिए होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वुड का यूज़ और कहाँ पर होता है। ठीक है, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो वुड का हम यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। एक्चुअली कुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज़ किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में जो अंतर होता है, कुड में हम क्षमता को दर्शाते हैं और वुड में हम अपनी इच्छा को बताते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये, कुड में क्षमता होता है और वुड में इच्छा को बताते हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल है, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो वो मतलब पूछ रहा है, उसकी इच्छा है कि वो उससे पूछ रहा है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, वुड यू प्लीज़ हेल्प द लिटिल बॉय, कि क्या आप कृपया छोटे बच्चे की मदद करेंगे, मतलब वो उसकी इच्छा है, पूछ रहा है क्या आप मदद करना चाहेंगे। फिर थर्ड एग्जाम्पल है, वुड यू प्लीज़ क्लोजिंग द डोर, क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो आपने देखा कि वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज़ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है। अब मतलब कि पॉसिबिलिटी होता है कि मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है। जैसे एग्जांपल में है, सी वुड बी वॉकिंग, वो टहल रही होगी। तो ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि वो टहल रही होगी। जैसे एग्जांपल सेकंड है, राहुल वुड बी गोइंग बैक, मतलब राहुल वापस जा रहा होगा। अब ऐसे एग्जांपल कई सारे बन सकते हैं। सी वुड बी पास, वो पास हो गया होगा शायद। जैसे सी वुड बी अचीव गुड मार्क्स एक्सेट्रा एनीथिंग, आप एग्जांपल बना सकते हो वुड का प्रोबेबिलिटी में। तो हमने थर्ड देखा कि वुड का यूज़ प्रोबेबिलिटी के लिए भी होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने वुड में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये देखा कि
जो वुड होता है वो विल का ही पास्ट टेंस होता है। इसका प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो हमने एग्जाम्पल वगैरह देखा। आप एक बार एग्जाम्पल आप खुद से भी देख लेना। फिर हमने देखा कि इसका यूज़ विश इच्छा के लिए भी होता है, प्रस्तावना के लिए भी होता है, इन्विटेशन के लिए होता है, चॉइस प्रेफरेंस के लिए भी होता है। तो इन सारे चीज़ों में भी वुड का यूज़ करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसका यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, जो हमने देखा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। कुड का भी यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, लेकिन कुड का यूज़ क्षमता दर्शाने के लिए किया जाता है और वुड का यूज़ इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो हमने एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पर देखा। फिर हमने चौथा देखा कि इसका यूज़ प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो हमने एग्जाम्पल वगैरह देखा। फिर एंड में एक ये है कि वुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन यानी कि अवास्तविक परिस्थिति को बतलाने के लिए किया जाता है। ये आप समझो थोड़ा। जैसे कि एक ऐसा कंडीशन होता है जो रियल में होता नहीं है, लेकिन फिर हम बाद में सोचते हैं कि वो होना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव पास। मतलब अगर मैं मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। मतलब वो कह रहा है कि अगर वो बचपन में मेहनत की होती तो मतलब शायद कोई एग्ज़ाम वगैरह जो भी हो वो मेहनत किया होता तो वो पास हो जाता। तो ये क्या है, ये कंडीशन तो रियल नहीं है, मतलब वो एक अनरियल कंडीशन है। अब वो कह रहा है कि अगर वो पढ़ी होती तो पास हो जाती। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मतलब कि मैं अगर पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। तो ये तो एक अनरियल कंडीशन ही है, और ये बताया जा रहा है कि मतलब अनरियल कंडीशन में वुड का यूज़ किया जाता है। तो हमने देख लिया इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ पर होता है। एक लास्ट टॉपिक ये भी देख लेते, ये छूट गया था। इसका यूज़ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा को बताने के लिए किया जाता है। मतलब कि हमें अंदर से फीलिंग आता है कि ये हो सकता है, तो इसमें भी वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, मतलब काश मैं फिर से बच्चा होता। अच्छा, इसमें वो होता है कि तीव्र इच्छा, जैसे एग्जांपल देख लिया, वुड दैट शी वर मे बिलोव, काश वो मेरी प्रेसी होती। मतलब कि ये कंडीशन रियल नहीं होता है, लेकिन वो तीव्र इच्छा होता है कि मतलब वो होना चाहिए था। तो हमने देख लिया स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए। तो ये हमारा वुड कंप्लीट हो गया। अब हम शुड को समझते हैं। देखो, शुड का प्रयोग आपने अपने इंग्लिश ग्रामर में बहुत बार किया होगा, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत होता है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुड होता क्या है। देखो, शुड सेल का पास्ट टेंस है, मतलब शुड जो होता है वो सेल का ही पास्ट टेंस होता है। तो सेल को अभी हम आगे समझेंगे। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। एडवाइस और सजेशन, बिल्कुल हम एडवाइस देने के लिए शुड का यूज़ करते हैं या फिर सजेशन देने के लिए करते हैं। ऐसे हम बोलते नहीं है यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी साइंस। यहाँ पर एग्जांपल है, साइंस एग्जांपल पहले ये देख लेते हैं। यू शुड स्टडी साइंस, आपको विज्ञान अध्ययन करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये क्या है, मतलब हम सबके बारे में बोले कि हमें कड़ी मेहनत करनी, ये सलाह है, एडवाइस है। तो ये हमने देख लिया कि शुड का पहला यूज़ होता है एडवाइस और सजेशन दोनों के लिए होता है। जैसे एग्जांपल और दिया गया है यहाँ पर, यू शुड वर्क इन द मॉर्निंग, मतलब आपको सुबह में टहलना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें सुबह में टहलना चाहिए। तो हमने देखा कि इसका यूज़ एडवाइस सजेशन दोनों के लिए होता है। अब आगे देखते हैं इसका यूज़ और कहाँ पर किया जाता है। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब नैतिकता बताने के लिए। मतलब होता है ना कि हमें हमारा कुछ ड्यूटी होता है, हमारा कुछ नैतिकता होता है कि हमें वो चीज़ करना चाहिए, तो उसमें हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, वी शुड लव आवर कंट्री, बिल्कुल हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। जैसे हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, बिल्कुल। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपनी पेरेंट्स यानी माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा नैतिकता है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, बिल्कुल छात्रों को अपनी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये हमने देखा कि शुड में मॉरल ऑब्लिगेशन का यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारा कुछ नैतिकता होता है, नैतिकता को प्रकट करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। अब ये आगे देखते हैं। अब इसका यूज़ पर्पस यानी उद्देश्य के लिए भी होता है। अब एग्जांपल देख लो आप, वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभाल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। मतलब क्या है, ये पर्पस है, मतलब बोल रहा है कि तुम संभल के चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो इसमें पर्पस क्या है कि तुम संभल के चलो वरना तुम गिर जाओगे, पर्पस ये है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से आप इसलिए समझ लोगे। वर्क हार्ड लेट यू शुड फेल, मतलब मेहनत करो कहीं तुम असफल ना हो जाओ। तो क्या है पर्पस, यहाँ पे कुछ उद्देश्य है ना कि तुम मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे।
और यहाँ पर एक एंड टॉपिक है नोट में, आप ये थोड़ा समझो। देखो, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब हम लेस्ट करते हैं या लेस्ट के साथ हम शुड का यूज़ हमेशा ही करते हैं और उसके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ऊपर हमने एग्जांपल देखा ना, ये वर्क हार्ड जैसे वगैरह एग्जांपल, यहाँ पर वर्क हार्ड, यहाँ पर लेस्ट यूज़ हुआ है, लेस्ट के साथ शुड यूज़ हुआ है, मतलब कि तुम कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। तो इसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेस्ट हुआ और लेस्ट के साथ शुड हुआ। तो आप ये याद रखना कि शुड के साथ लेस्ट का यूज़ होता है, अगर लेस्ट होगा यूज़ तो शुड भी होगा, ठीक है। अब एंड में ये देख लेते हैं, एंड टॉपिक है पॉसिबिलिटी। बिल्कुल शुड का यूज़ तो पॉसिबिलिटी के लिए बिल्कुल करते हैं, जैसे कि आई थिंक ही शुड कम टुडे, मतलब मुझे लगता है कि उसे आज आना चाहिए। तो ये क्या पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे द मिल्क शुड बी इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब कि दूध फ्रिज में ही होना चाहिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे एग्जांपल आप कई सारे बना सकते हैं। शुड को तो खैर आप जानते हो क्योंकि आप रेगुलर इस वर्ड का यूज़ करते हो। तो एक बार इसको रिकैप करते हैं और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। शुड देखा हमने कि सेल का पास्ट है, एडवाइस और सजेशन देने के लिए एग्जांपल वगैरह देखा, आप एग्जांपल देख लेना। फिर आगे हमने देखा इसका यूज़, ठीक है, इसका यूज़ मॉरल ऑब्लिगेशन, हमारा कुछ नैतिकता होता है उसे प्रकट करने के लिए करते हैं। फिर कुछ पर्पस बताने के लिए करते हैं शुड का यूज़। फिर हमने देखा नोट में एक चीज़ है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होता है और इसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर एंड में हमने देखा पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना को बताने के लिए, जैसे संभावना ये है और ये सब संभावना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अब हम सेल और विल को समझते हैं। सेल और विल का प्रयोग मोस्टली फ्यूचर टेंस के रूप में किया जाता है, जैसे यहाँ लिखा गया सेल विल इज़ यूज्ड टू फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, ठीक है, तथा सेकंड पर्सन यू के साथ एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ विल का प्रयोग होता है। यानी कि सेकंड पर्सन यू के साथ एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ जैसे दिया गया अंजलि विल कुक फूड, तो अंजलि क्या है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन के साथ विल लग रहा है, ठीक है। और जैसे सेकंड एग्जांपल दिया गया वी सेल गोना, तो वी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और एंड फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, हम लोग आज जाएंगे। सेकंड पर्सन जैसे अब यहाँ दिया गया है कुछ और, सेकंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ सेल का प्रयोग तब होता है जब कुछ इंटेंशन हो, इरादा हो, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस वादा, थ्रेट यानी धमकी के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ सेल का प्रयोग तब होता है जब इंटेंशन कुछ हो सेंटेंस में, या फिर डिटर्मिनेशन हो, या फिर प्रॉमिस हो, या फिर थ्रेट धमकी वगैरह कुछ हो। तो चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यू सेल डू दिस, तो मतलब क्या ये कह रहा है कि तुम्हें करना चाहिए, तो मतलब क्या इसमें कुछ ये है इंटेंशन है, कुछ इरादा है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेल बी पनिश्ड, मतलब कि उसे पनिश्ड होना चाहिए। तो इसमें पनिश्ड क्या है, एक यहाँ पर यह आ रहा है इंटेंशन, इरादा है कुछ, उसे पनिश्ड होना चाहिए। और थर्ड है एग्जाम्पल सी सेल बी अवॉर्डेड, अवॉर्डेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक थर्ड में ये हो जाएगा अवॉर्डेड, यानी कि इसमें कुछ मिल रहा है, डिटर्मिनेशन है कुछ, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ये सेल। तो आपने देखा, एक बार इस लास्ट को देखते फिर इसको रिकैप करते, लास्ट वाला देखकर रिकैप करते इसे। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग तब, अब यहाँ पर ये देखना, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग तब होता है जब उसमें इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, या फिर प्रॉमिस वाट, यानी वही सेम है जो ऊपर है ना, ये वाली जो ये है, जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसे इसका अपोजिट है कि इसका विल तब यूज़ होता है जब ये सब इंटेंशन वगैरह कुछ हो। एग्जांपल इसमें ये दो एग्जांपल है, आई विल बाय अ न्यू कार, तो इसमें कुछ इंटेंशन है कि वो बाइक खरीद रहे हैं। वी विल फाइट फॉर रॉन्ग वर्क, मतलब गलत काम के लिए हम फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो ये क्या कुछ इसमें है ना, इंटेंशन है, कुछ इरादा है कि हम फाइट करेंगे गलत काम के लिए, तो इसमें विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने सेल और विल को समझ लिया। तो एक बार इसे रिकैप करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं।
सेल विल फ्यूचर टेंस के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल तथा सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह हमने देख लिया। फिर सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ सेल का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस में कुछ इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, ये सब कुछ सेंटेंस में अगर दिखे तो। जैसे एग्जाम्पल वगैरह हमने देखा, ये सब एग्जाम्पल देखा। फिर थर्ड में हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस में कुछ इंटेंशन हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस या फिर थ्रेट वगैरह हो। तो ये हमारा सेल एंड विल का टॉपिक खत्म होता है। मोस्टली अब सेल और विल का प्रयोग एक ही रूप में होने लगा है। अब मॉडर्न इंग्लिश में सेल और विल का प्रयोग मोस्टली अब एक ही रूप में होने लगा है, लेकिन जो मॉडल में जो है वो मैंने आपको समझाया। तो अब हम अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अब हम O2 और यूज टू को समझते हैं। सबसे पहले हम O2 को समझते हैं। इसे एक्चुअली O2 कहते हैं, कई लोग इसे आउट टू कहते हैं। आउट टू नहीं होता, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है O2। तो चलो अब हम O2 को समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है, O2 का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता, कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए होता है। यानी कि O2 का हम यूज़ उस वक्त करते हैं जब हमारा कुछ ड्यूटी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारा ड्यूटी है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है। तो यानी कि अब हम अपने जब हमारा ड्यूटी को या फिर मोरल ऑब्लिगेशन को जब हम बोलते हैं तब प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम O2 का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वी ओट टू लव आवर कंट्री, यानी हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा ये ड्यूटी है, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है, वी ओट टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, यानी कि हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। यानी कि वही जो मैं कहा पहले कि हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है। तो इसका इसमें भी हम O2 का यूज़ करते हैं। यानी कि फर्स्ट इसका यूज़ हमने देखा कि O2 का यूज़ हम मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए करते हैं। अब सेकंड देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है। सेकंड इसका यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी अत्यधिक संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे कि जब हमें लगता है कि ये हो सकता है, बिल्कुल मतलब हमारा जो फीलिंग्स होता है जिसमें लगता है कि ये होना ही चाहिए, तो उसमें हम O2 का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, इंडिया ought टू विन द फाइनल मैच। या मतलब कि ये कह सकते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला थ्रू आउट द मैच, थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो अब हमें लग रहा है कि इंडिया फाइनल मैच जीतेगा, तो हम उसमें हम O2 का यूज़ करें, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो इंडिया वर्ल्ड फाइनल मैच जीत सकता है। तो हम इसमें O2 का यूज़ करेंगे। जैसे भारत को फाइनल मैच जीतना चाहिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ जैसे दिया गया है, ही ought टू हेयर ना, मतलब उसे अब यहाँ होना चाहिए। मतलब हमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि अब उसे यहाँ होना चाहिए, कोई वैलिड रीज़न है कि अब उसे यहाँ होना ही चाहिए। तो हमने ये देखा सेकंड इसका जो यूज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। पहला हमने देख लिया, पहला यूज़ होता है मॉरल ऑब्लिगेशन, या हमारे कुछ ड्यूटी होती है उनमें होता है। दूसरा देखा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। अब हम एक ये देखते हैं जिसमें यहाँ दिया गया है, बीते समय में, यानी कि पास्ट टेंस में जब मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता, कर्तव्य या ड्यूटी को जब व्यक्त करते हैं तो उसका एक रूल होता है। रूल जैसे यहाँ दिया गया, ought के साथ हम हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये पास्ट टेंस की बात चल रही है, प्रेजेंट की नहीं। पास्ट टेंस में जब हम O2 का यूज़ करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन में, थे उसमें ought लगाते हैं प्लस हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, यू ought टू हैव कम्प्लीटेड द वर्क। यहाँ जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ought है, फिर हैव है, अ कम्प्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपको काम पूरा करना चाहिए था। तो इसमें एक रूल है जिसे जो मैंने आपको बताया। सेकंड एग्जांपल जैसे देख लो आप, ought you to have wasted रुपये, ये क्वेश्चन टैग के मतलब क्वेश्चन के रूप में है, क्या आपको पैसे बर्बाद करना चाहिए था। ये इसमें ought you to ये हो जाएगा, हैव हो जाएगा और वेस्टेज थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का। तो इसमें जब हम क्वेश्चन के रूप में करते हैं तो आउट पहले यूज़ करते हैं, फिर बीच में यू करते हैं, टू उसके बाद डालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के रूप में ऐसे होगा। और फर्स्ट वाला आपने देख लिया, ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने O2 को देख लिया। इसमें एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसमें हमने देखा मोरल ऑब्लिगेशन में यूज़ होता है, फिर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में यूज़ होता है, और पास्ट टेंस में मोरल ऑब्लिगेशन में ought के साथ हैव लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज़ होती है। अब हम यूज टू देखते हैं, यूज टू का यूज़ कैसे होता है। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट यानी सिचुएशन, भूतकाल की आदत या अवस्था को व्यक्त करने, यानी कि
जो यूज टू होता है उसका यूज़ हम करते हैं पास्ट में, जो कुछ हमारा हैबिट होता है जो पास्ट में होता है, प्रेजेंट में नहीं है, मतलब जो पास्ट में ही रहता है। देखो सिंपल पास्ट में भी हम पास्ट की हैबिट को बताते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ये वो सिचुएशन है जिसमें पास्ट में वो काम कर चुके होते हैं लेकिन अब नहीं करते वो चीज़ को। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सी यूज टू स्टडी टिल 11 PM, मतलब वह दोपहर 1 बजे तक पढ़ाई करती थी। मतलब वो पहले 1 बजे तक पढ़ाई करती थी, अब नहीं करती, पहले वो 1 बजे तक पढ़ाई करती थी। सेकेंड एग्जाम्पल है ही यूज टू बी अ बॉलर, मतलब वो एक बॉलर हुआ करता था, मतलब वो एक बॉलर हुआ करता था, अब वो बॉलर नहीं, वो पहले एक बॉलर हुआ करता था। तो हमने देखा यूज टू का पहला प्रयोग कि पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, जो पास्ट में हम करते थे लेकिन प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं कर रहे। पास्ट में जो चीज़ हम करते थे रेगुलर बेसिस पे उसके यूज़ में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक एंड में ये चीज़ दिया गया है कि यूज टू का प्रयोग एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में निम्न प्रकार से, मतलब कि एफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से होता है यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल के रूप में। जैसे एफर्मेटिव है तो ही यूज टू कम हेयर, ये सिंपल हो जाएगा, वो यहाँ आया करता था, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और अगर हम निगेटिव रूप में लिखे तो इसे हो जाएगा ही यूज नॉट टू कम, यानी कि ही के साथ यूज़ होगा और नॉट बीच में आएगा, नॉट के बाद टू यूज़ होगा, फिर कम हेयर होगा, मतलब वो यहाँ नहीं आया था। ठीक है, आता था। फिर थर्ड एग्जांपल है, ये क्वेश्चन के रूप में है, इंट्रोगेटिव है, यूज्ड ही टू कम हेयर, मतलब यूज्ड पहले आएगा, फिर बाद में ही आएगा, उसके बाद टू आएगा, फिर कम हेयर। तो ये एग्जांपल हमने देखा जिसमें ये था एफर्मेटिव का, ये था निगेटिव का और ये था इंटरोगेटिव का। तो आप एक बार इसे देख लेना। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब हम अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो है मस्ट। चलो अब हम मस्ट के समझते हैं। सबसे पहले आपको ये मस्ट सुन के आपको ये नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल होना ही चाहिए, बिल्कुल हो ही जाएगा, ये मतलब कि एक एकदम फिक्स डिटर्मिनेशन से जो हम बोलते हैं कि बिल्कुल हो ही जाना चाहिए, तो उसी में मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी, अनिवार्यता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल जैसे कि होता है ना कि हमें वो चीज़ करना ही चाहिए, ये हमारा अंदर का फीलिंग होता है कि हमें ये करना ही चाहिए, एकदम नेसेसिटी होता है, अनिवार्यता होता है कि हमें वो चीज़ करना चाहिए, तो उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते, देखो वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए। क्या है, हमें कानून का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये क्या है, मतलब कि ये हमारा नेसेसिटी, अनिवार्यता है कि हमें ये कानून का पालन करना चाहिए, तो हम इसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है स्टूडेंट मस्ट कम ऑन टाइम, बिल्कुल स्टूडेंट को समय पर, छात्र को समय पर जाना चाहिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी जो जहाँ पर पढ़ने के लिए, फिर कहीं पर ऑफिस वगैरह कहीं पर भी समय पर जाना चाहिए, तो वो क्या है, उसमें हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर थर्ड एग्जाम्पल है एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, बिल्कुल हम सबको ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो देखो पहले तो हमने मस्ट का प्रयोग देखा कि मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी, अनिवार्यता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमें उस चीज़ का वो हमारा कर्तव्य है कि हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, तो उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा वी मस्ट ओबे द लॉज, जैसे और भी एग्जाम्पल कई सारे बन सकते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशंस, ये सब क्या है, ये सब हमारा कर्तव्य है कि हमें ये सब करना चाहिए, तो इसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो पहले हमने देख लिया मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी के रूप में होता है। अब हम आगे देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा के लिए किया जाता है। बिल्कुल देखो कभी कभी ये नहीं होता कि मतलब हम बोलते हैं कि ये चीज़ होगा ही, बिल्कुल होना ही चाहिए। जैसे एक बार मुझे याद आ रहा है 2023 में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का साथ वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, आपको भी याद होगा। तो हम कह नहीं रहे थे कि इंडिया बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन जीते नहीं, वो दुर्भाग्य था कि हम जीत नहीं पाए। लेकिन सभी लोग कह रहे थे इंडिया जीतेगा, तो उसमें जो इंग्लिश में बोल रहे थे आपने ध्यान दिया होगा, उसने मस्ट का प्रयोग किया होगा। तो देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत विश्व कप जीतेगा, मतलब भारत को विश्व कप जीतना चाहिए, मतलब जीतना ही चाहिए, मतलब हमारा दृढ़ संकल्प है, मतलब कि यह है कि बिल्कुल ये होना ही चाहिए, मतलब अंदर से फीलिंग आता है कि बिल्कुल ये होना चाहिए, तो हम उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन में, ये एग्जाम्पल देख लिया। फिर सेकेंड एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया गया है वी मस्ट गिव अप स्मोकिंग, बिल्कुल हमें धूम्रपान छोड़ना चाहिए।
तो इसमें ये भी है, देखो मतलब हमें छोड़ना ही चाहिए। वी मस्ट डिटर्मिन फिक्स डिटर्मिनेशन में मतलब ये चीज़ हमें करना ही चाहिए। अब ये हो गया सेकंड एग्जांपल, वी मस्ट गिव अप स्मोकिंग, बिल्कुल हमें स्मोकिंग छोड़ना चाहिए। ये स्मोकिंग धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो हमने ये एग्जांपल देखा। फिर अब हम आगे देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल हम मस्ट का प्रयोग हम कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ड्यूटी, जो हमारा कुछ ड्यूटी होता है, हमें ये चीज़ करना ही चाहिए। इसे एग्जाम्पल हम नहीं कहते कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ये क्या है, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें करना चाहिए। और भी एग्जाम्पल है, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हमें अपने देश की सम्मान करना चाहिए, ये भी है। फिर वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स, हमें अपने सोल्जर्स की सम्मान करना चाहिए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट, वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें कानूनों का पालन करना चाहिए, भी एग्जाम्पल है। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी एग्जाम्पल आप खुद से भी बना लो। कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आप भी सिर्फ समझो, बाकी एग्जाम्पल तो मैंने 2-3 दे दिए ताकि आप इससे समझ सको। तो हमने देख लिया थर्ड, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य के लिए भी होता है कि हमें जो हमारे ड्यूटी है मतलब हमें वो करना ही चाहिए, उसके लिए भी होता है। अब आगे देखते हैं मस्ट का प्रयोग और कहाँ पर है। अब लास्ट में यहाँ पर है कि मस्ट, अब लास्ट यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना। बिल्कुल देखो कभी कभी ये होता है कि मतलब हमें संभावना होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ होगा, मतलब कि प्रबल संभावना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है ही मस्ट बी अ पुलिस, मतलब हमें लग रहा है कि वो पुलिस हो सकता है, मतलब पुलिस होना चाहिए, तो ये हमारा संभावना है। जैसे हम एग्जांपल में नहीं बोलते कभी कभी कि टुडे मस्ट बी रैन, आज बारिश होना चाहिए, मतलब कि अंदर से संकल्प, मतलब अंदर से ये हो रहा है कि मतलब होना ही चाहिए, मतलब ज़्यादा फीलिंग आता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है, तो हम इसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मस्ट बी पास, वो पास होना चाहिए, मतलब हमें लग रहा है कि उसने मेहनत किया है तो वो पास होना चाहिए, तो उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हमने ये देखा मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी, अनिवार्यता प्रकट करने के लिए, जिसमें एग्जांपल वगैरह देखा, आप देख लेना इस चीज़ को। फिर हमने देखा इसका प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प के लिए भी किया जाता है, जैसे एग्जांपल वगैरह हमने देखा। फिर आगे हमने देखा इसका प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य के लिए किया जाता है, कुछ हमारा ड्यूटी होता है उसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर एंड में हमने देखा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब कि हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा ही प्रबल संभावना है कि ये हो जाएगा, तो हम इसमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you. If you like the video, then do like, share, and if you have any query, then do write in comment box. Thank you so much.